सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे हिंदी पेडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आप सभी को पता है, आज तक मैंने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं सभी में मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में कुछ 8-10 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उनके माध्यम से आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि किस वे में हमको तैयारी करनी चाहिए। आप सभी को पता है कि एग्जाम जो है वो 8 फरवरी को होने जा रहा है। अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तभी हमारा एक अच्छा खासा बेहतर स्कोर आएगा। चलते फिर स्टार्ट करेंगे। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। भले हम लाइव नहीं है, फिर भी हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं एक लर्नर हूं, आप एक लर्नर हो, और हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। चलते हैं। और क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं इनकी तारीफ करूं उतने ही कम है। इतनी बार ये रिपीट होते हैं, और हर वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को बताया हुआ है जो बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि सीटेट एक ऐसा है जहां पे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, है ना। पीपीटी बहुत अच्छे से बनी हुई है, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे। और हो सके तो आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अगर देखो, जब आप नोट्स बनाते हो एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले, अगर आप एक बार रिवाइज करके जाओगे तो वहां पे आपका माइंडसेट अलग ही प्रकार का होता है, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखो, अब स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा भाई मेरे, कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हमारा ये नहीं होने वाला है कि हम आंसर को लगा के तुरंत निकल जाएं, है ना। इस वे में सॉल्व करेंगे कि उनसे मिलता जुलता अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब भी हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली होते हैं। यानी किसी भी लैंग्वेज को अगर आप डिस्कस कर रहे हो, कोई भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो, तो वहां पे डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस होता है। मतलब पिक्चर जो बनी हुई है, जो डायग्राम होते हैं, जो चित्रबोध होते हैं, उनका मतलब क्या है, उनके माध्यम से आप क्या सीख पाते हो। क्या वो लिखने में हेल्पफुल होते हैं, क्या वो पढ़ने में हेल्पफुल होते हैं, और आगे लिखा हुआ है क्या वो बोलने में हेल्पफुल होते हैं या वो सुनने में हेल्पफुल होते हैं। देखो, सिंपल फंडा है। कोई भी अगर आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है और वो आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है टीचर के द्वारा, और आपके सामने डायग्राम भी है, तो कहने का मतलब ये है कि डायग्राम जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब अगर हमारे सामने पिक्चर आई हुई है, तो पिक्चर को देख के हम इजीली समझ पाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोसेस चली हुई है, तो हम समझ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, मतलब डायग्राम जो होते हैं वो पढ़ने में हेल्पफुल होते हैं। ना ही डायग्राम को सुनने में बात की जा रही है, और ना ही बोलने में बात की जा रही है, और ना ही लिखने में। जो पिक्चर्स होती हैं वो पढ़ने में हेल्पफुल होती हैं। क्या पढ़ने के कौशल, आपको भाषा कौशल के बारे में पता होगा। सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, ये भाषा कौशल होते हैं 4, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे फिलहाल के लिए हमसे बात पूछी गई थी कि जो डायग्राम होते हैं वो किस प्रकार इंपॉर्टेंट होते हैं, किस चीज में होते हैं। तो आपको पता हो गया कि डायग्राम या फिगर के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, उनके माध्यम से हम समझ पाते हैं चीजों को, तो हम पढ़ भी पाते हैं। क्लियर? तो होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है भाई मेरे। और बहुत, इस बार अगर आपने थोड़ा, देखो मैं जितना पढ़ा रहा हूं, डेली 7 बजे वीडियो लेके आ रहा हूं आपके पास, और अगर आप इतना पढ़ लेंगे, मैं सच में कह रहा हूं, किसी भी बुक कलेक्शन की आपको नीड नहीं है। मैं डेली पर डेली इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि इजीली वन, मतलब 120 तो ले ही आओगे, 120 नंबर तो ले ही आओगे। आपके लिए बहुत अच्छे नंबर होते हैं। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, किसी एक भाषा की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। मतलब एक लैंग्वेज की क्लासरूम है, जहां पे मान लो वो हिंदी क्लासरूम हो सकती है, इंग्लिश की क्लासरूम होती है, हो सकती है वहां पे लैंग्वेज के, मतलब लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज की क्लासरूम है, जहां पे इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अधिक उपयुक्त है, बोल रहे हैं पॉजिटिव बात जिसमें कही गई हो लैंग्वेज के बारे में। देखो, अब ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। लक्ष्य भाषा का मतलब क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज। मतलब एक भाषा है जो मातृभाषा है, जो अपने परिवार में अपने घर वालों के थ्रू आप सीखते हो, स्वाभाविक तरीके से सीखते हो। एक लक्ष्य भाषा जो होती है, टारगेट लैंग्वेज जो होती है, जो आप स्कूल में सीखते हो, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे कही जा रही है कि जो आप टारगेट लैंग्वेज आपकी है, उसके माध्यम से आप उनके बीच मीनिंग मेकिंग कर रहे हो, तो समझ पा रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग बिठा पा रहे हो आप, जो भी आपकी लैंग्वेज रही हो, टारगेट लैंग्वेज। मान लीजिएगा आपने हिंदी जो है अपने परिवेश से सीखी हुई है, जो आपकी मातृभाषा है, और आगे जो है कोई टारगेट लैंग्वेज, मान लीजिए आपने इंग्लिश सीखी हुई है, जिसके बीच में आप एक मीनिंग बिठा पा रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हो, जो आप समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है। तो लैंग्वेज की क्लासरूम में ये हमारे लिए बेटर बात है। फिर भी आगे देखेंगे, लिखा हुआ है कि भाषा सीखने के लिए ड्रिल द्वारा आकृतियों, व्याकरण के नियमों की व्याख्या करना। लैंग्वेज सीखने के लिए केवल ग्रामेटिकल रूल पढ़ना ही सही नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है, निगेटिव बात है। और ड्रिल करना मतलब उनको रटते रहो, रटना तो अपने आप में निगेटिव बात है ना। हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सीखते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कहता कि चीजों को रटते रहो भाई मेरे, है ना, और हर चीज के लिए ग्रामर के रूल्स पढ़ते रहो।
है ना? ऐसा हो सकता है, ये पॉजिटिव बात नहीं है भाई मेरे, ठीक है? ग्रामेटिकल रूल हर जगह पे मायने नहीं रखते हैं। अब सी में लिखा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना, केवल किताबों को पढ़ते रहो, समझना कुछ भी नहीं भाई, है ना? तो कहाँ से सही होगा? अनुवाद के माध्यम से गहन अभ्यास करना, डेली ट्रांसलेशन करते रहो, ट्रांसलेशन कर करके कितना सीखोगे भाई? एक टाइम आएगा तो आप बंद ही कर दोगे, बोर ही हो जाओगे, है ना? बोर हो जाओगे भाई मेरे ट्रांसलेशन करते करते। तो वही बात है कि जब आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे, एक मीनिंग बिठाओगे, अर्थ, है ना? तो वही हमारे लिए बेटर बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। थोड़ा स्पीड में इसलिए चलता हूं भाई मेरे, ताकि आप 2 की स्पीड में लगा के ना पढ़ो, है ना? क्वेश्चन इतने बेटर है कि मैं इतनी तेज भी बोल रहा हूं तब भी आप इजीली समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है भाई मेरे, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि प्रभावशाली संप्रेषण के लिए, यानी जो हमारा कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए प्रेषक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो हमको किस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वो बात हमसे पूछी गई है। समझ में मेरी बात? तो यानी प्रभावशाली संप्रेषण यानी बोलचाल, यानी जो हम बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो हमें किस बात पे ध्यान देना नहीं चाहिए, वो बात हमसे पूछी गई है। सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति, क्या हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला किस परिवेश से आया हुआ है, उसके घर में पैसा है कि नहीं, वो आर्थिक स्थिति उसकी सही है कि नहीं सही है। तो यही बात गलत लिखी, देखो पहले ही हमको मिल गया गलत बात, और जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। मतलब हम सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि उसका परिवेश कैसा है, वो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं है, मतलब वो पैसे वाला है कि नहीं है। ये देखना बिल्कुल गलत बात है। हम तो बात करेंगे सामने वाले से, जो हमारी बात होगी, है ना? और आगे लिखा हो सुनने वाले का ज्ञान, ठीक बात है। सुनने वाला जो है, जो आपकी बात को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कि आप फालतू में भैंस के आगे बीन बजाना चल रहा है ना? सुनने वाले की रुचि, वो इंटरेस्ट ले रहा है सामने वाला, मतलब आप जो कह रहे हो, जो आप बात कर रहे हो, सामने वाला सुनना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है भाई मेरे, तभी तो आप कहोगे, ठीक बात है। सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियां, ठीक बात है, कि जिस समाज और संस्कृति से लोग इंसान आया हुआ है, उनसे मिलते जुलते आप एग्जांपल्स दे रहे हो। आप रह यहाँ पे रहे हो, मतलब आप इंडियन हो मान लीजिए, और किसी दूसरे देश के आप एग्जांपल्स दे रहे हो, तो कहां से समझ में आएगा, है ना? तो रीतियां और सामाजिक संस्कृति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक बात है। पर हमारे लिए गलत कौन सा है? जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया था। हम सामने वाले की आर्थिक स्थिति को नहीं देखते हैं कि वो कैसा है बात करने के लिए, है ना? चलो फोर्थ देखते हैं कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है भाई मेरे, जवाब जरूर दे पाओगे होपफुली इसका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, जरा बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक भाषा से दूसरी भाषा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाना के बारे में क्या सही नहीं है। मतलब अगर हम एक भाषा से दूसरी भाषा में जा रहे हैं, तो उसके लिए सही कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे आप छोटी सी बात गैस करना कि हम यहाँ पे एक लैंग्वेज से दूसरी भाषा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज का यूज हो रहा है, मतलब 2 भाषाओं का प्रॉपर यूज किया जा रहा है कि हम एक भाषा से दूसरी भाषा में जा रहे हैं। और जहां पे यहाँ पे एक भाषा की बात करी जा रही हो, समझ जाओ वही गलत है, और जो गलत है वही सही है भाई मेरे, है ना? देखो अब यहाँ पे लिखा हो भाषाओं के बीच अनुवाद, जब आप अनुवाद करोगे तब भी आप 2 लैंग्वेज का यूज करोगे, है ना? तो ये ठीक बात है। एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, यहाँ पर भी विभिन्न भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी ठीक बात है। आगे लिखा हुआ यह बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, एक भाषा से दूसरी में जा रहे हो, है ना? यानी कई भाषाओं का यूज कर रहे हो आप, तो ये भी ठीक है। मल्टीलिंग्विज्म यानी कई भाषाओं का यूज हो रहा है। आगे लिखा हुआ है कि यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित रखता है। भाई मेरे, जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे जाया जा रहा है, जब एक भाषा से हम दूसरी भाषा में जा रहे हैं, तो वहां पे एक भाषा तक हम सीमित क्यों रहेंगे? दूसरी भाषा भी तो यूज हो रही है, तो यही गलत बात है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है ना? कि एक भाषा से दूसरी भाषा जाने में हमारे लिए कौन सा पॉइंट गलत है। चलो आगे चलते हैं। होपफुली आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। ये कहने की बात है नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप कर दीजिएगा, और नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कर दो भाई मेरे, तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है यार मेरे, ठीक है? और कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे 110% भाई मेरे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं। मतलब क्लास 6 के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब मान लीजिएगा उनके अंदर कोई विकार है, जैसे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो। ये सब क्या है? ये लर्निंग अक्षमताएं होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। आपको पता है जिनको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर होता है डिस्कैल्कुलिया। जिनको समझने में होती है प्रॉब्लम, वो होती है डिस्प्रैक्सिया। जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर होती है डिसलेक्सिया। ये सब क्या है? ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी, इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता ही आता है ना? तो कह रही क्लास 6 के कुछ विद्यार्थी जिनके अंदर कोई अक्षमताएं हैं, उस कक्षा के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि उस कक्षा के लिए
शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाओगे। मतलब एक क्लासरूम है जहाँ पे डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है, कुछ अच्छे भी बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, जिनके अंदर कोई लर्निंग अक्षमता है। तो आप क्लासरूम को समावेशी कैसे बनाओगे, मतलब सारे बच्चों को इक्वल मानोगे कैसे और कैसे आप सभी लोगों को आगे लेके जाओगे, ये बात हमसे बोली जा रही है। समावेशी का मतलब यही होता है कि हम सारे बच्चों को इक्वल रखें, सभी को साथ में लेके चलें, है ना। भले ही हमें उनके लिए डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रक्शंस देने पड़े, डिफरेंट टाइप से पढ़ाना पड़े, हम अपने टीचिंग मेथड्स को बदल देंगे पर बच्चों को बदलेंगे नहीं, है ना। तो समावेशी का मतलब कैसे बनाएंगे बताओ। उनका एक विशेष समूह बना के, आपको एबिलिटी वाइज ग्रुप नहीं बनाने हैं, यही बात गलत है ना। आपको क्या करना है, एबिलिटी वाइज ग्रुप नहीं बनाने की तुम भाई होशियार हो तुम एक साइड बैठोगे और तुमको कुछ नहीं आता तुम एक साइड बैठोगे। आपको एज अ टीचर ये बिल्कुल नहीं करना, सारे बच्चों को इक्वल रखना है। क्लियर। तो कहते हैं एबिलिटी वाइज ग्रुप नहीं बनाने चाहिए। आगे लिखा हुआ है विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करना, यानी कुछ ऐसे बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू पढ़ा रहे हो, यानी सामग्री के थ्रू डिस्कस कर रहे हो आप चीजों को। समझ रहे मेरी बात को। यानी कहने का मतलब क्या हुआ है कि जब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, चीजों को ऐसे समझा रहे हो, एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, यानी टास्क के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हो ताकि बच्चे समझ तो पाए एटलीस्ट आपकी बात को, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ऐसे टीचर हूं और मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा, है ना। बी में देखो, सी में लिखा हुआ है उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, बिल्कुल सही बात है कि आप उनको क्या करो, आपस में जोड़ो, आपस में सहयोगात्मक अधिगम कराओ, डिस्कशन कराओ, डिबेट कराओ, ताकि बच्चे जो है आपस में रिलेट कर पाए चीजों को, है ना। क्योंकि जोड़ना, सभी बच्चों में आपस में रहना, यही बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, डी में लिखा हो उन्हें कक्षा की जिम्मेदारी में शामिल करके, क्लासरूम में जो भी चीजें चल रही हैं उनको इन्वॉल्व तो करो, मतलब जो भी आप एज ए टीचर डिस्कस कर रहे हो उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, कि बच्चा कह क्या रहा है इस बात में, हो सकता है वो भी सही हो, है ना। तो ऐसा करोगे तो क्रिएटिविटी आएगी और क्लासरूम प्रगतिशील क्लासरूम बनेगी जब बच्चे एक्टिव होंगे। और वैसे भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही मायने रखती है। तो बी, सी और डी सही है, बी, सी और डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में किसकी बात करी जा रही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक कक्षा में एक विद्यार्थी अपने साथियों से हिंदी में बात कर रही थी, यानी एक क्लासरूम है जहां पे एक विद्यार्थी है अपने साथियों से, अपने दोस्तों से हिंदी में बात कर रही थी। जब उसके शिक्षक ने बुलाया तो उसने तुरंत उन्हें अंग्रेजी में प्रतिक्रिया व्यक्त की। मतलब जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, आप प्रॉपर हिंदी में बात कर रहे हो अपने दोस्तों से, लेकिन जैसे टीचर ने बुलाया तुरंत आप क्या करें, स्विच कर गए, मतलब अपनी हिंदी भाषा को छोड़ के तुरंत आपने इंग्लिश में जवाब दिया। तो ये क्या है, कहने की निम्नलिखित में से यह कौन सा उदाहरण है, किसका है, क्या ये कोड स्विचिंग है, क्या ये कोड मिक्सिंग है, अर्थ निकालना है, अर्थ का विस्तार है। यहाँ पे कोई अर्थ निकालने की बात नहीं हो रही और ना ही कोई अर्थ के विस्तार की बात हो रही है, ठीक है। और ना ही कोई कोड मिक्सिंग की बात हो रही है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों मर्ज करके बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं हो रही ना। यहाँ पे बात थी कि वो हिंदी में बोल रही थी, अचानक सर ने बुलाया तो उसने इंग्लिश में स्विच कर गया। तो ये क्या है, कोड स्विचिंग है। जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में प्रॉपर चले जाते हो तो वो क्या होता है, कोड स्विचिंग होता है। क्लियर। तो ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है भाई मेरे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो, इस बार आप 8 फरवरी को आग लगा के आओगे, गारंटी है इस बार आप जरूर पास करोगे। इतनी सारी चीजें मैं ला रहा हूँ, इतनी डेली वीडियो ला रहा हूँ, इतनी सारी अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, इतने मेथड बताए हुए हैं पास करने के। आप अगर आप थोड़ा सा सही माध्यम से चलोगे तो इजीली क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है, यानी कौन सा ऐसा टेस्ट है जो भाषा कौशल को मापता है। मैंने भाषा कौशल के बारे में आपसे बात की थी कि भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, सुवो पाली। मैंने अभी बताया था कि भाषा कौशल जो होते हैं वो सुवो पाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है, कौन सा टेस्ट है इनमें से जो भाषा कौशल को स्वाभाविक रूप से मापता है और उसमें और जिसमें पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। देखो, पठन अवबोधन की बात यहाँ पे होने रही कि पढ़ा जा रहा है कोई चीज, ऐसी बात नहीं हो रही है ना। और ना ही कोई ऑप्शनल यानी वस्तुनिष्ठ की, ना ही कोई बहुविकल्पी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा ऐसा परीक्षण जहां पे हम स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापें, यानी वो कैसा है, व्यक्तिनिष्ठ है। कैसा है, व्यक्तिनिष्ठ की हम स्वाभाविक रूप से चीजों को मापना सीखते हैं, है ना। तो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे और वहां पे जब जाओगे तो ये दोबारा अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तब भी हमें चीजें याद आ जाती हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस करी होती है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि भारत की शिक्षा में
भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? भाषा नीति जो है वो किस रूप में जानी जाएगी आपको पता है? सिंपल फंडा है, ना तो यहाँ पे बहुभाषिक की बात हो रही है, ना ही कोई शिक्षा पाठ्यचर्या की बात और ना ही कोई भाषा नीति की बात हो रही है। ये बात हो रही है भारत की शिक्षा नीति की त्रिभाषा सूत्र के बारे में कि बच्चे जो होते हैं शुरुआत में अपने घर की लैंग्वेज में मातृभाषा में सीखते हैं, फिर उसके बाद में उनकी कोई एक टारगेट लैंग्वेज होती है जो मान लीजिए इंग्लिश होगी या फिर उसके अलावा जो मॉडर्न कोई इंडियन लैंग्वेज हो सकती है जो थर्ड लैंग्वेज होगी, है ना? तो भारत में शिक्षा नीति जो है वो त्रिभाषा सूत्र के रूप में है। कैसी त्रिभाषा? पहली उनकी मातृभाषा, दूसरी आपकी लक्ष्य भाषा, फिर उसके बाद में आपकी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया? अब देखो, अब यहाँ पे टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच की बात करी जा रही है कि टॉप डाउन अप्रोच जब आप बड़ी चीजों से छोटे पे जाते हो तो वो होता है टॉप डाउन, जब बॉटम का मतलब छोटी छोटी चीजों से लेके आप बड़ी बड़ी चीजों तक जाते हो तो वो होता है क्या? बॉटम अप अप्रोच होता है। मतलब जब आप नीचे से ऊपर की ओर तो बॉटम अप, ऊपर से नीचे की ओर तो टॉप डाउन। देखो, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि समग्र भाषा पद्धति का विचार, यानी समग्र भाषा जब आप कंप्लीट तरीके से लैंग्वेज को सीखते हो, जब आप पूरी लैंग्वेज को सीखते हो तो आप एक छोटे लेवल से स्टार्टिंग करते हो। भाई अगर अपने करियर में कुछ बनना भी चाह रहे हो तभी आप एक छोटे लेवल से स्टार्टिंग करते हो, धीरे धीरे करके आप एक ग्रो करते हुए चले जाते हो, है ना? तो पहले क्या हुआ कि आप छोटी चीजों से बड़ी पे जा रहे हो, तो ये क्या है? ये बॉटम अप्रोच है। क्या है? बॉटम अप अप्रोच है, यानी बॉटम अप पठन सिद्धांत है। क्लियर? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है भाई मेरे, इसका जवाब तो आप जरूर दीजिएगा और अगर आप पहली बार आए थे तो लाइक से जरूर कर देना यार, मेरे सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप जब तक आपका सीटेड हो नहीं जाएगा कंटिन्यू में वीडियो लाऊंगा 110%। क्लियर? ये मेरी गारंटी है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं जरा। लास्ट क्वेश्चन है भाई मेरे, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि क्लास 6 की एक शिक्षिका, यानी क्लास 6 की एक टीचर जो है विद्यार्थियों को कुछ वाक्यांश देती हैं, जैसे कि मैं ठीक हूं, मेरे अनुसार क्या मामला है। मतलब क्लास 6 की एक टीचर जो है जो बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दे रही है, बच्चों को कुछ वाक्य दे रही है और लिखा हुआ है कि आपके अनुसार वह कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती है। मतलब जो है टीचर ने बच्चों को कुछ लाइनें दी हुई है, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आप बताओ कि ये कौन सा उपागम हो सकता है। क्या ये संप्रेषणात्मक उपागम है? संप्रेषणात्मक उपागम तो तब होता है जब हम ओपन एंडेड बात करते हैं सामने वाले से, वहां पे कोई सेंटेंस थोड़ी ना दिया जाता है। हम तो बात करते हैं ना संदर्भ में, व्याकरण की कोई बात यहाँ पे थोड़ी ना हो रही कि हम कोई ग्रामर हटा रहे हैं यहाँ पे, और ना ही कोई संरचनात्मक उपागम की बात हो रही है। यहाँ पे हम कोई मतलब क्लास 6 के बच्चे हैं तो अध्यापिका क्या कर रही है कि उनको कुछ सेंटेंस दे रही है। तो ये क्या है? ये कोश विषय उपागम है। कोश विषय का मतलब क्या हुआ कि अध्यापिका कोशिश कर रही है कि बच्चों की वोकैबुलरी अच्छी हो जाए, मतलब उनका शब्दकोश अच्छा हो जाए, है ना? तो वो सिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास शब्दों का भंडार हो जाए, थोड़ा सीख जाए बच्चे, है ना? तो कोश विशेष उपागम यूज कर रही है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली क्लास आपको बेहतर लगी होगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे डाउट रह गया होगा, और कहीं डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर प्लान करूंगा, 110% मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्लियर थी बात? और अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहे हो तब भी जुड़ जाइएगा, टीचिंग की किसी भी एग्जाम से जुड़ रहे हो तब भी जुड़ने की कोशिश करो भाई मेरे, और मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और टाइम को यूटिलाइज करते रहो, मैं हर वीडियो में यही लाइन बोलता हूँ बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि समय जो है वो जाके दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।